Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ स्पेशल डेज़ के बारे में। आज का स्पेशल डे है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। हम काफ़ी बार देखते हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें घर वाले, उनके जो बच्चे हैं वो घर से निकाल देते हैं। तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसे सपोर्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अगला दिन कौन सा है? वर्ल्ड विंड डे। ये जो हम हवा से एनर्जी क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड है और ये वाइंड यूरोप के द्वारा शुरू किया गया था। किसके साथ मिलकर? GWEC के साथ मिलकर। और इसे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम विंड एनर्जी के बारे में अवेयरनेस फैला सकें और इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे भी एक्सचेंज कर सकें। और क्या आप जानते हैं कि इंडिया के भी कुछ टारगेट्स हैं इससे रिलेटेड? इंडिया का टारगेट क्या रखा गया है कि 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से हम क्रिएट करेंगे 2022 तक, जिसमें से 60 गीगावाट है वो हमारी विंड एनर्जी से आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? किससे रिलेटेड? जो प्रोजेक्ट O2 है इंडिया के अंदर, मेजर टी प्लांटेशन ड्राइव है ईस्टर्न कोस्टल रीजन के अंदर इंडिया में, जो लगातार साइक्लोन आने की वजह से बहुत बुरी तरह हिट हो गई हैं। ये लॉन्च की गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है और ये किसके साथ में इसको NGOs का भी सपोर्ट है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये इनिशिएटिव है जो प्रिंसिपल साइंस एडवाइज़र हैं, साइंटिफिक एडवाइज़र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके द्वारा लगाया गया है। इसके अंदर जो कोविड-19 की जो सेकेंड वेव चल रही है उसके अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है, मेडिकल ऑक्सीजन की कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अंदर वो जो O2 प्रोजेक्ट है उसके अंदर नेशनल कंसोर्टियम लगाया जाएगा जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाएगी, नेशनल लेवल पे सप्लाई की जाएगी। क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि जियोलॉटिक्स हैं और काफ़ी सारे ऑक्सीजन के स्मॉल प्लांट्स लगाए जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी कंप्रेसर्स की। और जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन प्लांट्स है, कॉन्सेंट्रेटर्स हैं और वेंटिलेटर्स हैं, ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर जिनकी अब भारी मात्रा में कमी हुई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? हमारे ऑप्शन है सिंगापुर, बहरीन, मालदीव। इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड या फिर ये सभी के सभी? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी के सभी स्मॉल आइसलैंड स्टेट माने गए हैं। चलिए देख लेते हैं। स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट जिसे हम सिड्स बुलाते हैं, ये आइसलैंड हैं जो कि कैरिबियन सी, अटलांटिक और इंडियन और पैसिफिक ओशंस के अंदर सिड्स हैं। इसके अंदर जो जोग्राफिकल रीजन्स हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कैरिबियन, पैसिफिक और अफ्रीका। फिर है इंडियन ओशन, फिर है मेडिटेरियन, साउथ चाइना सी। तो अब देख लेते हैं सिड्स जो अफ्रीका, इंडियन ओशन, मेडिटेरियन सी, साउथ चाइना सी है। इसके अंदर बहरीन, केप वेर्डे, कोमोरोस, गिनिया बिसाओ, मालदीव्स, मॉरिशस, साओ टोमे प्रिंसिपाई, फिर सेशल्स और सिंगापुर, ये सभी शामिल हैं। चलिए देख लेते हैं इनको। ये आप देख सकते हैं ये अटलांटिक ओशन है, ये कैरिबियन सी भी है इसके पास में, ये यहाँ पे अरेबियन सी है, फिर ये इंडियन ओशन है हमारा प्यारा भारत है उसके पास में, ये साउथ चाइना सी है और ये पैसिफिक ओशन है। टोटल नंबर ऑफ 58 हैं, 58 जो आइसलैंड स्टेट्स हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें जो यूनेस्को की साइंस रिपोर्ट आई है, USR जिसे हम इन शॉर्ट बुलाते हैं, उसके रिगार्डिंग। ये यूनेस्को की एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन है जो कि हर 5 साल के अंदर रिलीज़ की जाती है। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है जो रिसर्च के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में, लेकिन जो SDG टारगेट है, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स हैं, उनके अंदर हम फेल कर चुके हैं। और
इंडिया के अंदर जो जीडीपी का बहुत ही कम हिस्सा है जो रिसर्च के ऊपर खर्च होता है कौन सी नेशंस के अंदर, जो ब्रिक कंट्रीज़ हैं उनके अंदर। फिर हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, या फिर ये सभी की सभी। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं इसको। ये फ्लैगशिप रिपोर्ट है जो यूनेस्को के द्वारा हर 5 साल में रिलीज़ की जाती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया है उसने सॉलिड प्रोग्रेस की है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके अंदर, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोवेशन है, किसके अंदर? जो कंसर्निंग इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनोवेशन है। लेकिन कंट्री ने इन्वेस्टमेंट जो रिसर्च है, लेकिन जो कंट्री की इन्वेस्टमेंट है रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, वो सही नहीं है। हमें जो हमारी जो ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है रिसर्च के ऊपर, उसके अंदर सिर्फ 0.7% ही हम अपनी जीडीपी का खर्च करने लगे हैं, जो कि बहुत ही कम है। हालांकि ये हमारे देश के अकॉर्डिंग बड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत कम है ब्रिक कंट्रीज़ के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को हमें कंसिडर करना है नेशनल एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है उसके रिगार्डिंग। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और नीति आयोग का। ये सर्व करेगा, सेंट्रल हब माना जाएगा इसके अंदर। ये एक सेंट्रल हब की तरह काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर हो रही हैं उनसे रिलेटेड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, हमें ये बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। चलिए जान लेते हैं। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है 28 मई 2021 को। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आईटी, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न जिसे हम NEGD बोलते हैं इन शॉर्ट, और नेस्कॉम के द्वारा। और ये सर्व करेगा जो सेंट्रल हब बनकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसके रिलेटेड न्यूज़ बताएगा हमें, लर्निंग्स और आर्टिकल्स और इवेंट्स और एक्टिविटीज़ हैं उन सब के बारे में, इंडिया और इंडिया के बाहर क्या क्या चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन देगा। फिर अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उमलिंग ला पास, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला, ये कहाँ पे लोकेटेड है? सिक्किम में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये लद्दाख के अंदर लोकेटेड है। ये सी लेवल से कितना अबव है? 5.793 मीटर अबव है, जिसे हम अगर फीट में देखते हैं तो 19,005 बन जाता है। ये उमलिंग ला है जो कि सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है दुनिया के अंदर, जो कि लद्दाख के अंदर लोकेटेड है। इसके अंदर बनाया जा रहा है एक 54 किलोमीटर का रोड बनाया जा रहा है उमलिंग ला पास से, जो कनेक्ट करेगा 2 विलेजेस को, जिसके अंदर पहला विलेज है चूसमले और दूसरा है डमचौक। और इसके अंदर जो 6 साल लगेंगे इसको बनाने में। ये BRO का प्रोजेक्ट है हिमांक। फिर अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में? जो पेंसिल पोर्टल है उसके रिस्पेक्ट में। हमारा ऑप्शन है, पहले हमारी जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है ताकि इन्फोर्स किया जा सके जो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी के, जिसे हम NCLP बुलाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्मृति ईरानी हैं, जिसे हम जिनका पूरा नाम है श्रीमती जुबिन ईरानी, इन्होंने एक सीरियल में काम किया था, मैं तुलसी तेरी आंगन की, कभी सास भी कभी बहू थी, ऐसा टाइप का कुछ था, मुझे याद आ रहा है, जब मैं छोटी थी तब देखती थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में, मस्ती बहुत हो गई। इन्होंने रिसेंटली अपील की है सिटीजन से ताकि वो रिपोर्ट करें जो चाइल्ड लेबर है उनके आसपास में, उसके बारे में पेंसिल पोर्टल के ऊपर। रीज़न पे वर्ल्ड डे ऑफ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, ये ऑब्जर्व किया जाता है 12 जून को हर साल पूरी दुनिया के अंदर। और ये प्लेटफॉर्म है ताकि इफेक्टिव इन्फोर्समेंट किया जा सके कि कोई भी चाइल्ड लेबर है वो नहीं होगी हमारे देश के अंदर। इसी के लिए नाम दिया गया है पेंसिल पोर्टल, जिसे हम नो चाइल्ड लेबर पोर्टल का नाम देते हैं। इसके अंदर जाएगा और रिहेबिलिट किया जाएगा चिल्ड्रंस को, मॉनिटरिंग की जाएगी NCLP की, फिर फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटेट
कन्वर्जेंस किया जाएगा और इन्वॉल्व किया जाएगा जनरल पब्लिक को इसके अंदर, और बेटर कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की जाएगी और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिस्टोरिया लाल जी, ये 15 मीटर लंबा एक ट्री है जो कि अभी भी पाया गया है। ये कौन सी कॉफ़ी फैमिली के अंदर बिलोंग करता है, रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। कहाँ पे पाया गया है? तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर, कर्नाटका के अंदर, अंडमान और निकोबार आइसलैंड के अंदर। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। चलिए जान लेते हैं इसके अंदर। ये एक 15 मीटर लंबा ट्री है जो कि पाया गया है, जो कि कॉफ़ी फैमिली से बिलोंग करता है, जो रिसेंटली अंडमान निकोबार आइसलैंड के अंदर पाया गया है। इसके अंदर कुछ रिसर्चर्स की टीम काम कर रही थी, इंडियन और फिलीपींस की रिसर्चर टीम थी, वो काम कर रही थी, उन्होंने इसे ढूंढा है। ये प्लांट है, ये जीनस पिस्टोरिया से बिलोंग करता है, जो कि यूजुअली मेडागास्कर के अंदर पाया जाता है। रिसेंटली ये डिस्कवर किया गया है स्पीसीज अंडमान और निकोबार के अंदर, और ये न्यू स्पीसीज है साइंस के लिए, साइंस भी इसे अनबिग है, इसे अभी जानता नहीं है। और पिस्टोरिया लाल जी है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो हमारी IUCN की लिस्ट है, रेड लिस्ट है उसके अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, किसके रिगार्डिंग? जो ऑलिव रेडली टर्टल हैं उनके बारे में बताना है। ये ऐसे टर्टल हैं जो सभी टर्टल्स के अंदर रेयरेस्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर, और ये अपनी यूनिकनेस की वजह से जानते हैं, क्योंकि इनकी यूनिकनेस क्या है कि ये एक साथ मास नेस्टिंग करते हैं, जिसे एरीबाड़ा बुलाया जाता है, और ये लिस्टेड है वल्नरेबल लिस्ट के अंदर, IUCN की रेड लिस्ट है उसके अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। चलिए देख लेते हैं इसको। ऑलिव रेडली टर्टल हैं, वो स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबाउंडेंट हैं जो सी के अंदर पाई जाती हैं वर्ल्ड के अंदर। ये टर्टल्स ऐसे हैं जो कार्निवोरस होते हैं, और इनका नाम दिया गया है ऑलिव उनकी कलर की वजह से और कैरापेस की वजह से। ये माइग्रेट करते हैं थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, मतलब कि ये एक जगह से दूसरी जगह हज़ारों किलोमीटर पार करके जाते हैं, ताकि ये फीड कर सकें, इनको खाना मिल सके, और फिर ये मेटिंग कर सकें। ये इनकी ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं इनकी नेस्टिंग की वजह से, क्योंकि जिसे एरीबाड़ा बुलाया जाता है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फीमेल हैं वो एक साथ मिलती हैं एक बीच के ऊपर, और वो अपने अंडे देती हैं। ये पाए जाते हैं वार्म वाटर के अंदर, जो कि पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के अंदर पाया जाता है। और ओडिशा का गेरीमाथा मरीन सेंचुरी है, काफ़ी बार आपने इसके बारे में सुना भी होगा। जिस टाइम पे इनकी मीटिंग होती है उस टाइम पे वहाँ पे जाना अलाउ नहीं करता है, उस टाइम पे वहाँ पे जाना प्रोहिबिट कर दिया जाता है, अलाउ नहीं किया जाता है। और इसी वजह से ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रोकेरी सी टर्टल्स हैं। ये IUCN के अंदर वल्नरेबल लिस्ट के अंदर है, और जो इंडिया का है उसके अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल फर्स्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है इनको। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को बताना है किसके रिगार्डिंग? जो स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग। ये एक टेक्निक है जिसके अंदर डिसइंफेक्शन किया जाएगा पानी का नेचुरल ऑयल्स के थ्रू। इसके अंदर ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हाइड्रोडायनेमिक एविएशन किया जाएगा, जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कंबाइन है? केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग, और इसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज को भी यूज़ किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के अंदर एलिमिनेट किया जाएगा जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वाटर के अंदर, जिनके अंदर हम इसके अंदर क्या इंक्लूड है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो स्ट्रेन है वो भी इंक्लूड है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हमें ये बताना है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर ये सभी की सभी। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, थर्ड स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। चलिए देख लेते हैं इसको। डिसइंफेक्शन है वाटर का, वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? इसकी वजह से काफ़ी सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ देखने को मिलती हैं। हालांकि कुछ बैकड्रॉप भी होते हैं केमिकल मेथड्स के डिसइंफेक्शन करने के, जैसे कि उसका क्लोरीनेशन हो जाता है, जैसे कि क्लोरीनेशन किया जाता है, इसके अंदर फॉर्मेशन की जाती है हार्मफुल
कार्सनिक बाई प्रोडक्ट मिलता है हमें। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। स्वास्थ्य इनिशिएटिव है, इसके अंदर बॉयल किया जाएगा पानी को, और लिक्विड है उसे उसके अंदर प्रेशर को रिड्यूस किया जाएगा कैविएशन के थ्रू, और यूज़ किया जाएगा नेचुरल ऑयल्स को, ताकि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी उसकी सेव की जा सकें। ये टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है ताकि जो एलिमिनेट किया जा सके हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उनको, जिसके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस चेन और इकोनॉमिकली भी शामिल है। इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है हाइड्रोडायनामिक कैविएशन के थ्रू, जिसके अंदर कंबाइन है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग और साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नेचुरल ऑयल से बने हुए हैं, जो कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। फिर हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इसके अंदर कंसिडर करना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, किसके रिगार्डिंग? जो ज़ॉम्बी फायर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग, जो काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलता है। ज़ॉम्बी फायर क्या होता है? ये कंट्री लगातार जलता रहता है अंडरग्राउंड, ये बाहर बहुत ही लेट निकलता है, काफ़ी सारे समय के तक ये अंडरग्राउंड ही जलता रहता है। और ये जो डीप पिट होते हैं लैंड के अंदर, उसके अंदर ऑर्गेनिक उसको भी ब्यूरो कर देते हैं। बहुत ही कम टेम्परेचर होने की वजह से ये आर्कटिक प्लेस एक ऐसा प्लेस है जिसके ऊपर इसकी प्रेजेंस नहीं देखने को मिलती है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, या मतलब कि ये तीनों की दोनों। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि फाइनल स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। हम इन ज़ॉम्बीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं इनमें से। और आप बता भी सकते हैं आप में से किसने इनसे रिलेटेड मूवी देखी है, बहुत ही खतरनाक होती है उसे देखने में। डोरमेंट ज़ॉम्बी फायर्स हैं जो कि स्कैटर्ड होती हैं आर्कटिक रीजन के अंदर भी, और ये ज़ॉम्बी फायर है वो कंटिन्यूसली बर्न होती रहती हैं अंडरग्राउंड, और ये काफ़ी सारे टाइम के बाद में ही बाहर निकलती हैं, उससे पहले ये ज़मीन के नीचे ही जलते रहते हैं। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिक सॉइल है उसे भी डीप पिट्स के अंदर से ये एम्बर्क कर देती हैं, और स्पार्क जो फ्लेम्स होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। वीक के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, ये मंथ के अंदर भी, और इवन कई बार तो एक साल ले लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फायर, बहुत भयानक आग लगी हुई है। फिर बात करते हैं हम जो आपका क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टिफाइड करती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को, जिसे हम एग मार्क बुलाते हैं, जनरली हम एग मार्क के नाम से जानते हैं। हमारे ऑप्शन हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और ये वो क्वेश्चन है जो आप पूछा गया था, इनमें से कौन सा स्टेट है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट को। तो हमारे ऑप्शंस हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला या तेलंगाना। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा केरला। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट ये क्या है? केरला गवर्नमेंट है, उसने रिवाइज़ किया है अपने बजट को करंट फिजिकल ईयर के लिए, और अनाउंस किया गया है स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट के बारे में। इसका मतलब है इसके अंदर मॉडर्नाइज़ किया जाएगा जो किचन है हमारे उनको, जिसके अंदर डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है होम मेकर्स को हाउस होल्ड के काम करने के दौरान। इस स्कीम के अंदर KSFE ये सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करवाएगी वुमेन को, ताकि वो परचेज कर सकें अपने हाउस होल्ड के गैजेट्स और इक्विपमेंट्स। और इसकी कॉस्ट है हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स की, वो रीपेड की जाएगी, जो इंस्टॉलमेंट के अंदर दी जाएगी। मतलब कि है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको पैसे दे दिए जाएंगे, और फिर उस टाइम के अंदर वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू पैसे वापस कर देंगे।